स्टूडेंट्स, सो एज यू ऑल नो, आप सबके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं कॉम सेमेस्टर 1 के। ठीक है, आपका एटीपी का एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम्स हो चुका है। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में रिमेनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम्स में नेसेसरी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड अकाउंट का, जो ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल के लिए एक्सटेंड हो गया 29 को होगा। बट इसके रिलेटेड क्या है, अब देखिए, बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है आपका डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड अकाउंट। एंड ऑब्वियसली हर जो भी पर्सन स्टडी करा होगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबके माइंड में ये होगा कि क्या प्रिपेयर करें और क्या छोड़ें, बिकॉज बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं, काफ़ी लेंदी सारी चीज़ें हैं। हर चीज़ को स्टडी कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, हमारा ऐप है ऑफ कोर्स एलयू अपडेट का क्लास प्लस ऐप है, जहाँ पे आपको सारे रिकॉर्डिंग भी मिलेंगे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी की रिकॉर्डिंग आपको मिलेंगी। वहाँ पे जाके आप स्टडी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको रिटन नोट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके अलावा हम एलयू अपडेट के अंदर ही आपको ये भी बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में आस्क किए जा सकते हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एटीपी में भी जैसे ऑलरेडी वहाँ पे भी आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया था, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत से, ये सारे जितने भी हम लोगों ने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रॉपर पूछे किए जा सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे गए हैं। ठीक है, आपको ये टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी कि हम क्या प्रिपेयर करें या ना करें। ये अगर इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी आप प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से, आप अच्छे से जाके पेपर दे के आ पाएंगे और आपका अच्छे नंबर से क्लियर भी हो जाएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द सब्जेक्ट डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स लॉ एंड अकाउंट में देखिए यूनिट 2, अगर हम ये बात करें यूनिट 2 में जितना भी है, ये सारा आपका मेन पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है कि डायरेक्ट टैक्स लॉ क्या होता है, कौन सी बेसिक डिफिनेशंस है। जैसे आपका ये कॉन्सेप्ट, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट या स्कोप दिया हुआ है, ये इतने लेंथी आपके टॉपिक नहीं है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में ऑल टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 पूछे जाएंगे, वो सारे क्या होंगे, लॉन्ग होंगे। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे नहीं, आपको उन्हीं 10 में से कोई 5 करने रहेंगे। राइट, आपको ये आप माइंड में अपने सोच लो कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, मे भी हो सकता है कि उनको आप 1 2 3 पॉइंट्स बना के दे दे करने के लिए, बट स्टिल इनके आने के चांसेस इतने नहीं है कि आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक डेफिनेशंस पूछी जाए। ठीक है, बिकॉज देयर आर ऑलरेडी अ लॉट ऑफ लेंथी टॉपिक्स। ठीक है, जैसे आपका एक टॉपिक है एग्जाम्शन एंड डिडक्शन। देखिए, प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए हैं कि आपका एग्जाम्शन एंड डिडक्शन एक ही क्वेश्चन में आस्क कर लेते हैं और दोनों चीज़ें एक क्वेश्चन में ही पूछ लेते हैं। इसके लिए आपको नेसेसरी नहीं है। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे हो कि बहुत सारे एग्जाम्शन है एंड डिडक्शन है जो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नो, कुछ ऐसे एग्जाम्शंस हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, वो आ सकते हैं, एंड कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, लाइक आपके 80C के डिडक्शन है, 80U के हैं, 80G के हैं, हेल्थ एजुकेशन एजुकेशन से रिलेटेड आपको जो फैसिलिटी मिली हुई है इंटरेस्ट पे, उसके डिडक्शन है, मेडिकल रिलीफ से रिलेटेड डिडक्शन जो भी हैं, या हायर एजुकेशन से रिलेटेड डिडक्शन है। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी हमारे पेमेंट और कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड 80C के डिडक्शन है, ये कुछ नेसेसरी डिडक्शन है, तो ये नेसेसरी डिडक्शन आप लर्न कर लिएगा। इसके अलावा कुछ नेसेसरी एग्जाम्शन है, लाइक एग्जाम्शन भी आपके कुछ फुली टैक्सेबल नेचर के होते हैं, कुछ पार्टली टैक्सेबल होते हैं। तो आप उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट डिडक्शन है, तो कुछ डिडक्शन लर्न कर लिए अच्छे से और कुछ एग्जाम्शन लर्न कर लिए। राइट, ये आपका एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इससे ज़रूर बन सकता है। एंड इसके अलावा आपका एक टॉपिक है डीम्ड एंड क्लबिंग इनकम। देखिए, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत पूछा गया है थ्योरी में। राइट, ये क्वेश्चन आप ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, लाइक क्लबिंग ऑफ इनकम के जितने भी 5 6 केसेस हैं, डीम्ड इनकम क्या होती है, इसके अंदर कौन कौन सी इनकम आती है, एंड इसके अलावा आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन एक बन सकता है। ये अगर आप ये दोनों टॉपिक भी फर्स्ट यूनिट से अपने रेडी कर लेंगे, ये लॉट ऑफ हेल्पफुल होगा। आपका यूनिट 1 से कितने भी क्वेश्चंस बने, आप आराम से एक क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही लेंगे इससे। ठीक है, देन हेड्स ऑफ इनकम में भी देखिए, जितना भी हेड्स है, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल के चांसेस है, वो न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं इंडिविजुअल के। एचयूएफ एंड कंपनी के भी न्यूमेरिकल्स नहीं आते, अगर पूछते हैं तो इनके फॉर्मेट्स पूछते हैं, तो आप इनके फॉर्मेट्स रेडी कर लेना और थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेना। राइट, बट अगर आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर रहे हो तो इंडिविजुअल के न्यूमेरिकल ज़रूर प्रिपेयर कर लिएगा। राइट, देन अगर यूनिट 2 में हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी, लाइक यहाँ पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं आपके ग्रेचुइटी से रिलेटेड, जितने भी टर्मिनेशन पे पेमेंट हो रहे हैं। इनकम ऑफ सैलरी को डिटेल से पढ़ना, और इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये सबसे लार्जेस्ट टॉपिक है। जितने भी हेड्स हैं, पांचों हेड्स में से सबसे ज़्यादा मेन हेड जो है वो यही है, बिकॉज ये बहुत ही लार्जेस्ट हेड है, इसमें बहुत सारी डिटेल्स है। इसमें क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है, इसको आप अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, देन इसके अलावा अगर आप न्यूमेरिकल तैयार कर रहे हो तो इंडिविजुअल से न्यूमेरिकल पढ़ लेना, और
और HUF से अगर आप पढ़ना, सो इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के इसका फॉर्मेट रेडी कर लेना, राइट। अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो सो एटलीस्ट HUF का फॉर्मेट ज़रूर लर्न कर लेना। देन सेम वे देखिए कंपनीज एंड फॉर्म से भी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं इतने इसका आप क्या कर सकते हो, आप कंपनी का फॉर्मेट भी लर्न कर लेना, बट अगर आपको न्यूमेरिकल यहाँ से अगर आप रेडी करना चाहते हो तो एक फॉर्म का न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। देन यूनिट 5 में टैक्स में देखिए यूनिट 5 का जो सबसे मेन टॉपिक है एंड ऑल दो लेंदी टॉपिक भी है वो आपका है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। डिफरेंट अथॉरिटीज़ का लेवल है, उनकी पावर्स है। सो इनकम टैक्स अथॉरिटी मेन क्वेश्चन है एंड रिटर्न, ठीक है। और रिटर्न के बाद आपका आता है असेसमेंट ऑफ प्रोसेसर और इसी में आपका आता है टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट, राइट। सो ये आपका क्वेश्चन एक बन सकता है रिटर्न से रिलेटेड कि रिटर्न का कैसे फाइलिंग होता है, उसका क्या प्रोसीजर है, ई फाइलिंग कैसे होता है, देन कौन कौन सी अथॉरिटीज़ है और उनके क्या पावर्स है, ठीक है। सो ये यूनिट 5 से आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। अथॉरिटीज़ और असेसमेंट मेन टॉपिक है आपका, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। एंड मे भी हो सकता है कि शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आए तो TDS एंड TCS एक ही क्वेश्चन में आपके दो पोर्शन डिवाइड करके TDS एंड TCS भी आस्क कर सकते हैं। सो अगर आप यूनिट 5 स्टडी कर रहे हो तो अथॉरिटीज़ एंड रिटर्न्स एंड ई फाइलिंग ये 3 टॉपिक ज़रूर पढ़ लेना। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल्दो प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड अकाउंट्स। देन देखिए नेक्स्ट सब्जेक्ट है एंड ऑल्सो ये जितने भी टॉपिक्स हमने बताए हैं इन सब के आपको LU अपडेट के ऐप पे सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, रिटर्न नोट्स भी अवेलेबल हैं वहाँ पे और लेक्चर रिकॉर्ड भी अवेलेबल हैं, राइट। देन नेक्स्ट हमारा देखिए सब्जेक्ट है इंडियन एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड है, इस पे कोई भी प्रैक्टिकल्स नहीं आने हैं। सो इंडियन एंड ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल्दो इतना कोई टफ टॉपिक भी नहीं है, या बहुत इजी है, आप तैयार कर सकते हो एंड पूरा थ्योरी है। सो ये ध्यान रखना थ्योरी जितने भी सब पेपर होते हैं, ठीक है, इनमें आपका पेजेस फिल करना भी नेसेसरी होता है, ठीक है। बिकॉज क्या है अगर कोई 14 मार्क्स का क्वेश्चन आए आप उसको 3 से 4 पेज लिख के छोड़ देंगे तो वो सफिशिएंट नहीं होता है, राइट। तो मिनिमम आप लिख रहे हो तो 6-7 पेज उसको लिखना, लिखिए, ज़रूर लिखिए एंड ऑल तो लिखिए। तो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए सो वहाँ पे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले जैसे आपको फैक्टर्स लिखने हैं या आपको एनवायरनमेंट के फैक्टर्स लिखने हैं, कुछ भी लिखना है, सिग्निफिकेंस भी लिखना है, तो उसका पहले आप एक पेज में चार्ट बनाइए। देन चार्ट बना के सारी चीज़ों को दिखा के आप तब उस आंसर को अटेम्प्ट करिए तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो जैसे कि ये सब्जेक्ट ही है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो इसका मेन क्वेश्चन एक आपका जो बन सकता है वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में ही कि उसका क्या नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस क्या होता है। देन कितने टाइप्स के एनवायरनमेंट होते हैं लाइक इंटरनल एक्सटर्नल, देन उसको फर्दर माइक्रो में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सो इनके बारे में आपको मेन ये आपका टॉपिक है कि कितने एनवायरनमेंट फैक्टर्स होते हैं, इनके अंदर भी काफ़ी फैक्टर्स आते हैं जो इफेक्ट करते हैं। एंड वन इज़ अबाउट योर सब्जेक्ट दैट इज़ व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। देन आपका MNC एक मेन टॉपिक है, बट अगर आपके 2 क्वेश्चन हर यूनिट से आए सो इससे जो मेन क्वेश्चंस तो आ सकते हैं, फर्स्ट आपका बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, देन अबाउट द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। देन यूनिट 2 में देखिए आपका इकोनॉमिक सिस्टम मेन है, यहाँ पे आप टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ज़रूर स्टडी कर लेना लाइक कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इन दोनों के डिफरेंस तीनों के डिफरेंसेस और इनके फीचर्स ये क्या होते हैं। देन इंटरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स कुछ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सो उनका कैसे कॉम्बिनेशन यूज़ करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ते हैं, उनका कैसा कॉम्बिनेशन यूज़ करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजन करते लेते हैं सारे, इनकी स्टडी करना। सो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन ऑलरेडी भी पूछा जा चुका है कि कैसे इनका मैट्रिक्स होता है एंड अबाउट द इकोनॉमिक सिस्टम, राइट। सो ये दो मेन क्वेश्चंस आपके सेकंड यूनिट से आ सकते हैं, इनको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। देन थर्ड यूनिट से मेन क्वेश्चन हमारे हैं कि गवर्नमेंट एंड बिजनेस के बारे में। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन क्यों करता है, गवर्नमेंट क्यों नेसेसरी है, नीड क्या होती है उनकी इंटरवेंशन करने की, ठीक है। देन आपका ये मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिशर पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेटेड, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिशर पॉलिसी ये मेन पॉलिसीज़ होती हैं, सो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका लॉन्ग आ सकता है। एंड वन इज़ फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड लाइक इसका क्या मीनिंग होता है, कितने मोड्स होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के एंड उसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स, राइट। तो
ये आपकी यूनिट 3 से कुछ इंपॉर्टेंट आस्क कर सकते हैं। देन यूनिट 4 में आप प्रिपेयर कर लेना इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस के बारे में। ही सारा है जो गवर्नमेंट बिजनेसेस के लिए जितने भी उन्होंने रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई हुई रिलेवेंट उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की मीन्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कितने रेजोल्यूशंस आए, लाइक पहला आपका कैसा था, फिर अमेंडमेंट क्या क्या हुए। देन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी दैट मीन्स जो 1991 में आई आपकी एलपीजी, ठीक है। ये आप एलपीजी ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। 1991 की पॉलिसी सबसे मेन है, मीन्स एलपीजी आई, इसके क्या फ़ीचर्स थे, क्या बेनिफिट्स रहे, क्या ड्रॉबैक्स थे हर एक के, लिबरलाइजेशन के, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के रिस्पेक्टिवली। इन तीनों के बारे में स्टडी कर लेना। देन अबाउट द फेमा एंड सेबी, ठीक है। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस है जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं रिलेटेड टू द ट्रेड बिजनेसेस, राइट। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड फेमा एंड सेबी, दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 4। इससे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी आए हैं और आगे भी रिपीट होंगे ऑब्वियसली बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। देन यूनिट 5 इज़ अबाउट दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस ये जो पूछा हुआ है, ठीक है। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की बहुत से स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल भी हैं उसमें कुछ, देन इंटरनल हैं आपके, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। तो इन सब के रिलेटेड बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं वो मेन टॉपिक है। एंड इसके अलावा आपका वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, दीज थ्री थिंग्स आर, दीज थ्री अथॉरिटीज़ एंड बॉडीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनसे क्वेश्चंस आपका ज़रूर बनता है एंड पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप आईजीबीए में जितनी ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हैं। एंड ऑल्दो इनमें भी आपके इस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड एंड जितने भी रिटन नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं आपको क्लास प्लस ऐप पे, एलयू अपडेट के ऐप पे। सो आप वो कोर्स को परचेज़ करके भी वहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको स्टडी करने को मिल जाएंगी। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखिए ये सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा लेंदी, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपका यूनिट 1 में ही आपका इंट्रोडक्शन है मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन में आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का मेन क्वेश्चन तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। वो क्वेश्चन आपका हर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़रूर आता है। लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या फंक्शन है, इसके कॉन्सेप्ट एंड नेचर के बारे में, एंड रोल मीन्स इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। देन अनदर क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विल बी कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ऑफ कोर्स जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं एंड कंज्यूमर किस तरह से बाइंग डिसीजन अपना लेता है, राइट। सो उसके प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं एंड बहुत से फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल है, सोशोलॉजिकल है, जो अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस को। देन मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, लाइक ये क्या होता है, ये कैसे हेल्पफुल है, सेगमेंटेशन के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। सो ये आपका इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से कंज्यूमर बाइंग डिसीजन के बारे में एंड मार्केटिंग सेगमेंटेशन एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में, ये तीन चीज़ें आपकी यूनिट 1 से बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इन्हें भी प्रिपेयर कर लोगे तो यूनिट 1 समझ लो आपका पूरा का पूरा कवर हो गया है, ठीक है। देन यूनिट 2 देखिए, आपका यूनिट 2 में प्रोडक्ट से रिलेटेड दिए हुए हैं। तो प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं उनसे क्वेश्चन ज़रूर आपका आ सकता है। लाइक मेजर प्रोडक्ट डिसीजन क्या होते हैं कि प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स से रिलेटेड, ठीक है। देन आपका यहाँ पे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में ज़रूर पूछा जाता है कि इसका डायग्राम आप बना दो, या इसकी जितनी भी 4 स्टेजेस होती हैं, इंट्रोडक्शन की, ग्रोथ की, मैच्योरिटी की, डिक्लाइन की, उनका एक्सप्लेनेशन, और उन स्टेजेस पे बिजनेस जो होते हैं उनका कैसा बिहेवियर रहता है उसका एक्सप्लेनेशन, राइट। एंड अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, देखिए न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कुछ प्रोसेस हैं। सो ये एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, नेट जेआरएफ का भी एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से क्वेश्चन आता है, राइट। सो ये आपका मेजर प्रोडक्ट डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड पीएलसी एंड न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फ्रॉम प्रोडक्ट डिसीजंस। इनको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। देन आपका थर्ड यूनिट इज़ ऑल अबाउट द प्राइसिंग डिसीजंस, दैट मीन्स प्राइसिंग का डिसीजन कैसे लेते हैं और कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं और क्या ये कितना इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। सो पहले तो प्राइस क्या होता है, प्राइसिंग क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन जितने भी आपके मेथड्स हैं, लाइक कॉस्ट से रिलेटेड मेथड्स है, कुछ कॉस्टलेस हैं, स्टेट आपके स्किमिंग है, पेनिट्रेशन है, तो जितने भी प्राइसिंग के मेथड्स हैं, ट्रेडिशनल, मॉडल, मॉडर्न, वो मेथड्स, एंड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है। मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, लास्ट ईयर्स भी आया है ये क्वेश्चन। सो मेथड जितने भी हैं उन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिएगा।
सो यूनिट 4 में देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रमोशन डिसीजन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स आ जाता है, मींस डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कौन से नेसेसरी डिसीजंस होते हैं या कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, कितने टाइप्स के आपके होते हैं चैनल्स होते हैं, इनको स्टडी आप कर लेना। और प्रमोशन का डिसीजन मींस प्रमोशन मिक्स, ऑफ कोर्स प्रमोशन मिक्स के अंदर उसके सारे टूल्स आ जाएंगे और उन सारे टूल्स की अपनी अपनी क्या क्या इफेक्टिवनेस है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। So promotion mix and distribution logistics. तो one question is from the distribution and one question is from the promotion. ये दोनों से ही क्वेश्चन आपका आएगा। प्रमोशन से रिलेटेड एक तो ज़रूर आएगा और डिस्ट्रीब्यूशन का आएगा। ये आपके दो मेन टॉपिक्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मेजर डिसीजंस पूछ सकते हैं जो नेसेसरी होता है कंपनी को ध्यान में रखना इस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चूज़ करते समय। एंड प्रमोशन से रिलेटेड ऑफ कोर्स प्रमोशन मिक्स में उसके 4 टूल्स हैं। सो उन चारों टूल्स को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और उनकी इफेक्टिवनेस स्टडी कर लेना, ठीक है। देन आपका आता है यूनिट 5 में। देखिए रिसेंट ट्रेंड्स सारे दिए हुए हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट नेसेसरीली आए हैं आपके मार्केटिंग में। सो रूरल मार्केटिंग इसमें एक और आपका एक ऑनलाइन मार्केटिंग, ये दो टॉपिक जो हैं ये आपके देखिए हमेशा पूछे गए। रूरल मार्केटिंग आपका लास्ट ईयर भी आया था बिकॉज ये एक एमर्जिंग पैटर्न है, मार्केटिंग का एक एमर्जिंग कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे डेवलप्ड हो रहा है। एंड ऑल्दो ऑनलाइन मार्केटिंग इसका भी यूज़ बहुत इंक्रीज़ हो गया, तो ऑनलाइन मार्केट में आप इतना इंडल्ज हो गया आप इसको खुद से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, इसकी मीनिंग, इसके फीचर्स एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड ऑल्दो जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। सो ऑनलाइन मार्केटिंग एंड रूरल मार्केटिंग एंड ऑल्दो डायरेक्ट एंड सस्टेनेबल मार्केटिंग, ठीक है। ये आपकी मीन्स शॉर्ट कॉन्सेप्ट है बट इनको आप शॉर्ट में एक क्वेश्चन में दो पार्ट डिवाइड करके भी पूछ सकते हैं। सो ये कुछ टॉपिक आप ज़रूर रेडी कर लिएगा फॉर द फ्रॉम यूनिट 5 से, ठीक है। सो जितना भी आपका इम्पोर्टेंट बताया है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट से, इससे ऑफ कोर्स बहुत से मेजरली क्वेश्चन इससे आपके देखेगा, आप ज़रूर फंसेंगे। सो एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करने जा रहे हो तो जितना भी इम्पोर्टेंट बताया इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लिएगा, ठीक है। देन इसके बाद आपका लास्ट सब्जेक्ट है अबाउट द बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो बिजनेस एथिक्स में देखिए बिजनेस एथिक्स एक मींस नया सब्जेक्ट है एंड ऑल्दो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मींस आप इसको जब पढ़ना स्टार्ट करोगे सो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं बिल्कुल कि इसमें कुछ न्यू है। जितनी भी चीज़ों से हम गो थ्रू कर रहे हैं आज के टाइम पे वहीं से कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट आया है, ठीक है। सो बिजनेस एथिक्स में देखिए ये जो मेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है, हमारा जो टॉपिक ये कि बिजनेस एथिक्स क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसके नेचर के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। सो बिजनेस एथिक्स का ये आप क्वेश्चन ज़रूर प्रिपेयर कर लेना कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल दीज थिंग्स। देन जितने भी अप्रोचेस उसके आए हैं लाइक एथिक्स फ्राइडमैन की थ्योरी है, डियोंटोलॉजिकल की थ्योरी है, मिल्स एंड बेंथम्स की यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी है। ये तीनों थ्योरीज, ये तीनों अप्रोचेस जो बिजनेस एथिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आपका कॉन्सेप्ट है, इनका क्रिटिसिज्म है, इनके फीचर्स हैं इन थ्योरीज के। सो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेना एंड डोंट वरी अबाउट द कंटेंट। आपको सारा कंटेंट एलियो अपडेट के ऐप्स पे अवेलेबल है। हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको पीडीएफ में नोट्स भी अवेलेबल हैं, लेक्चर रिकॉर्डेड है, आपको वहाँ पे सारा कंटेंट भी ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखिए यूनिट 2 में आपका इथिक्स से रिलेटेड है कि डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में इथिक्स का क्या रोल होता है। सो ये जो आपके है ना इथिक्स एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग या फिनेंस एंड अकाउंटिंग, इनमें से कोई भी ये कुछ पर्सपेक्टिव, कुछ फील्ड्स पूछे गए जहाँ पे इथिक्स का यूज़ होता है। सो इन फील्ड्स में से आपसे हो सकता है एक या दो या दो से ज़्यादा फील्ड्स के बारे में पूछ लें कि आप एथिक्स बताओ मार्केटिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, एज वेल एज एचआरएम में, राइट। सो एथिक्स के बारे में आप ज़रूर स्टडी कर लेना। जो एनवायरमेंटल एथिक्स है या कोड ऑफ एथिक्स है, वर्क एथिक्स है, ये इतने ज़्यादा आपके लेंदी टॉपिक्स हैं नहीं। जो आपके लेंदी टॉपिक्स है वो यही है कि इथिक्स क्या क्या होते हैं एंड ये जितने भी एरियाज़ हैं इसमें आप इथिकल इश्यूज़, अनइथिकल इश्यूज़, इन दोनों को ही डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ हैं, इन सब में ही उनको स्टडी कर लेना, राइट। देन आपका इसमें यूनिट 3 है। यूनिट 3 आपका बहुत इजी है, अबाउट द सीएसआर। सो सीएसआर के बारे में आपने ऑलरेडी भी डिस्कस किया होगा, लाइक आपने सीएसआर के मॉडल्स पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंस पढ़े होंगे, इसका मीनिंग पढ़ा होगा, ठीक है। तो आप वो स्टडी कर लेना सीएसआर का क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज जितना इसका रोल है वो यहाँ पे आपका आता है कि इसके रोल टूवर्ड डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अब स्टेक होल्डर्स इंटरनल एक्सटर्नल जितने भी होते हैं उनकी टूवर्ड्स कंपनी के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उन्हें उनके पॉइंट्स आप लर्न कर लेना। वो आपका क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाएगा, ये हमेशा ये क्वेश्चन आता है आपका सीएसआर से रिलेटेड। Then although audit committee and role of independent auditors या directors,
सो ऑडिट कमेटी एंड रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ऑडिट कमेटी में जैसे कौन सी कंपनीज है, आपका क्लॉज 49 में मेंशन है कौन सी कंपनीज है जिनको नेसेसरी है वो ऑडिट कमेटी बनाए। देन इनका ऑडिट कमेटी बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, इसके अलावा इनका चेयरमैन कौन होता है, इनका क्या रोल होता है, इनके फंक्शंस होते हैं, राइट। इसी तरह से सेम वे में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का क्या रोल होता है एक कंपनी में। ये दोनों चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेना, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूनिट 3, राइट। देन यूनिट 4 में ऑफ कोर्स आपका CSR टूवर्ड्स डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, राइट। देन यूनिट 5 इज़ अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस दैट मीन्स में क्लॉज 49 है आपका। क्लॉज 49 लास्ट ईयर भी पूछा गया था, इस बार भी क्लॉज 49 में आपके काफ़ी फीचर्स हैं जो सेबी ने इशू किया था लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंडर। क्लॉज 49 इसमें कंपनी से रिलेटेड जितने भी कमिटीज़ उनको बनाना नेसेसरी है उसकी डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। सो आप क्लॉज 49 को स्टडी कर लेना। क्लॉज 49 की भी जितनी भी डिटेल्स हैं उसके भी नोट्स आपको एलियो अपडेट के ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अदर देन दिस क्लॉज 49 जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उनका क्या मीनिंग है, उनका क्या स्कोप है, कितने फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं एंड उनका क्या रोल है, राइट। एंड ऑफ कोर्स देन सेबी गाइडलाइंस एंड क्लॉज 49। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अबाउट द बिजनेस एथिक्स। तो जितने भी हमने चीज़ें डिस्कस की डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर थ्योरी बेस्ड पेपर है सो वहाँ पे आप जितना ज़्यादा चीज़ों को हाईलाइट करोगे, जितना ज़्यादा चार्ट्स बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उतना ही अट्रैक्टिव आपका आंसर बनता है। एंड ऑल्दो जो भी एग्जामिनर है चेक करेगा उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो की सारी कॉपी को एवेलुएट करने बैठेगा। सो आप अगर एक पेज में चार्ट बना दोगे तो चार्ट देख कर ही उन्हें अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि स्टूडेंट्स को सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो आप जितना चार्ट बनाओ उतना अच्छा है। एंड ऑल्दो प्रैक्टिकल है तो वहाँ पे पेजेस फिल करना मेन मोटो नहीं होता है। प्रैक्टिकल्स अगर आप कर रहे हो तो प्रैक्टिकल्स में आप उन्हें ही सॉल्व करके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, आप इनको ज़रूर रेडी कर लेना, ठीक है। आपको ऐप्स पे सारी नोट्स सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, थैंक यू।